नमस्कार। भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा प्रारंभ घरवास की अवधि से प्रवचनों का क्रम जो चल रहा है उसका 51वां प्रवचन क्रम है। आज योग दिवस के पूर्व संध्या पर हम सबको सुयोग से और योग के साथ एक वियोग जो आवश्यक है उस विषय पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह श्रीमान डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी हैं। आप भारतीय मन और बुद्धि को औपनिवेशिकता से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। डिकॉलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड। यह विषय इस देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर, आत्मा और चित्त के शोधन के लिए योग का महत्व है। इसलिए 51वीं व्याख्यानमाला, संपूर्ण परंपरा में 51 की संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की साधना परंपरा में 51 शक्तिपीठों के संबंध में हम सब परिचित हैं। 51वें में जाकर के शक्तिपीठों की पूर्णता प्राप्त होती है और भारत में वैचारिकी की पूर्णता औपनिवेशिक मानसिकता और बुद्धि से मुक्ति से प्राप्त होगी। इसके लिए हम सबके बीच श्रीमान डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और यद्यपि हम सब परिचित हैं तथापि यह परंपरा प्राप्त है कि प्रबोधन होना है, उसके पूर्व परिचय कराया जाए। इसलिए मैं श्रीमान वैद्य जी का परिचय करा रहा हूं आपसे। आप सब जानते हैं डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह हैं। आपने रेडियो केमिस्ट्री जैसे अत्यंत विज्ञान के क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 1983 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। प्रचारक जीवन स्वीकार करने के पूर्व आप प्राध्यापक के रूप में शिक्षक की भूमिका का भी निर्वहन किए हैं। आपका जन्म वर्ष 1955 में नागपुर में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से ही आपने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। इसके साथ ही 2018 में सहसर कार्यवाह के रूप में दायित्व प्राप्त करने के पूर्व आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख थे। उसके पूर्व के अपने दीर्घकालिक प्रचारक जीवन में आपने भारत के अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों से लेकर के विश्व के सुदूर भागों में संगठन का कार्य किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर वैद्य की जब चर्चा होती है तो एक बहुपठित व्यक्ति की चर्चा होती है जिसके अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। साहित्य से लेकर के और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के गंभीर क्षेत्र तक, अध्यात्म से लेकर के सभ्यता के, भौतिक सभ्यता के विविध प्रस्थानों तक, सभी क्षेत्रों में आपकी समान गति है अपने अध्यवसाय और अध्ययन के द्वारा। आप भारत सहित दुनिया के तमाम समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में समसामयिक विषयों पर स्तंभ लेखन करते हैं, अग्रलेख लिखते हैं और इस रूप में हम सब उनसे परिचित हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जैसे लोग अपने युवा अवस्था से ही
श्रीमान वैद्य जी के बौद्धिक और उनके व्याख्यानों के मुरीद हैं। मुरीद इसलिए हैं कि कठिन से कठिन विषय, अत्यंत जटिल समस्याएं, एक ऐसी समस्या जिसमें संस्कृति हो, अध्यात्म हो, अपना सामाजिक भौतिक जीवन हो, और इन सब के बीच तमाम तरह की जिज्ञासाएं हों, इन सबका समाधान सहजता से, कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से करने में जो आपकी सिद्धता है, वह दुरूह से दुरूह विषयों को सुबोध बना देती है। इसलिए युवाजन आपको इसलिए भी सुनना चाहता है कि आपके बौद्धिक और व्याख्यान में उसे अपने रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान तो प्राप्त होता ही है, उसे अपने भविष्य के जीवन, भविष्य के सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, वैयक्तिक जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में जो कुछ कठिनाइयां होती हैं, जो शंकाएं होती हैं, उनका उत्तर भी प्राप्त होता है। ऐसे एक अध्यवसायी, श्रेष्ठ वक्ता, अत्यंत प्रबुद्ध लेखक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी, सहसर कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी का आज हमको उद्बोधन प्राप्त होने वाला है। मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि वैद्य जी ने यह मुझे निर्देश दिया है कि यदि कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप निस्संदेह उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें से कुछ चुने हुए, सबके लिए नहीं कह सकता हूं, कुछ चुने हुए समय सीमा के अंतर्गत जिनका समाधान हो सके, ऐसे प्रश्नों को मैं श्रीमान वैद्य जी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उनका वो समाधान भी देंगे। श्रीमान वैद्य जी अपना उद्बोधन प्रारंभ करें, ऐसा अनुरोध है। नमस्कार। इस गर्भवास की चर्चा सत्र में उपस्थित डॉक्टर रजनीश जी, श्री मुकुल जी और अन्य अनेक चिंतक, कार्यकर्ता, बहनों, भाइयों, इस विषय का शीर्षक पढ़कर भी कितने प्रश्न मन में आए होंगे। ऐसा विषय मैंने क्यों चुना? तो कुछ दिनों से मेरे ध्यान में एक बात आ रही है कि हमारे अनेक कार्यकर्ता, अच्छे अच्छे लोग भी अपनी बात कहते समय ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करते जो वास्तव में हमारे नहीं है, जो भारतीय मूल के नहीं है, उनके संदर्भ भारत के बाहर के हैं। ऐसे अभारतीय शब्दों के अपनी भाषा में अनुवाद करते हुए शब्द को हम अपना स्वीकार कर लिया है और हमको पता ही नहीं कि ये हमारे शब्द है। इसलिए शब्दों के अर्थ फिर संभ्रमित कभी कभी कर देते हैं। जिन शब्दों का उपयोग हम कर रहे हैं, गर्व से कर रहे हैं, कभी कभी वे हमारे नहीं है, भारतीय नहीं है, उनकी अवधारणा ही भारतीय नहीं है, यह भी हमारे ध्यान में कभी कभी नहीं रहता है। ऐसे कुछ शब्दों की चर्चा करने का मेरा विचार है, क्योंकि हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा है। उसके ध्वनि का हमारे मानसिकता पर, स्वभाव पर परिणाम, प्रभाव होता है। साहित्य दर्पण में कहा है, एकम शब्दः सम्यक् ज्ञातः संप्रयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। यानी एक शब्द का ठीक से अर्थ गहराई से समझकर उसका ज्ञान प्राप्त कर वे ठीक उपयोग करते हैं तो यह लोग परलोक के सभी इच्छाएं पूर्ण होती, ऐसा कहा है। इसलिए वॉल्टेयर ने कहा था कि चर्चा शुरू करने से पहले हम अपने शब्दों को परिभाषित करें। मैं जब ये शब्द का प्रयोग करूंगा उसका अर्थ ये रहेगा,
तो बातों को समझने में आसान होगा। कैसा होता है, यहाँ पर भी जो लोग सुन रहे हैं उसमें हिंदी भाषी भी बहुत बड़ी संख्या में होंगे। उनके लिए मैं एक एक मेरा अनुभव बताता हूँ। एक अर्थ है, अपने मन में चैलेंज भी आप लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं। मेरे प्रवास में मैं हिमाचल प्रदेश गया था, कुल्लू में हमारे संघ चालक जी के घर मेरा निवास था। उनकी एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटिया थी, उसका परिचय हुआ, आकर बैठी, तो उसके गाल में सुंदर गड्ढा पड़ता था जब बोलती थी तब। अब इसको मराठी में खड़ी पढ़ने कहते हैं, गुजराती में खंजन कहते हैं। मुझे हिंदी शब्द पता नहीं था। मैंने उसको पूछा हिंदी में क्या कहते हैं? उसने कहा डिंपल कहते हैं। यानी उसको डिंपल शब्द हिंदी नहीं है ये पता ही नहीं था। लेकिन छोटी बच्ची है, चलो उसकी माँ सामने बैठी थी, माँ से मैंने पूछा कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में? उन्होंने कहा हम तो डिंपल ही कहते हैं। फिर मैंने उसको गूगल करने के लिए कहा तो शब्द आया हिलकोरे। बाद में मैं ग्वालियर में, मेरठ में, गुड़गांव में, भोपाल में साहित्य क्षेत्र के लेखक, स्तंभ लेखक, हिंदी भाषा पढ़ाने वाले प्राध्यापकों से मिला। करीब 90 लोगों से मेरा मिलना हुआ। सबको मैंने पूछा, सभी ने कहा कि हम डिंपल ही कहते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, हिंदी शब्द होना चाहिए। जब मैं हिंदी शब्द जो गूगल में आता है वो बताया, तो अब उन्होंने कहा कि हाँ हमने गीतों में सुना है। एक दिल्ली में एक पत्रकार बहन है जो मुझे हमेशा मिलने आती है, उसको पूछते ही उसने तुरंत वो शब्द बताया। यानी एक करीब 100 में से एक व्यक्ति मुझे ऐसे मिले, 100 व्यक्ति ऐसे जो पढ़े लिखे थे, हिंदी भाषा में साहित्य लिखने वाले लोग थे। इसलिए मैंने एक लेख लिखा, शब्द की मृत्यु, एक शब्द की मृत्यु। यानी हमारा शब्द है वो हमको पता नहीं है, डिंपल हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन डिंपल का शब्द का अर्थ वही है। लेकिन मैं जिन शब्दों की चर्चा करने वाला हूँ उन शब्दों के अर्थ भी अलग है। इसलिए ऐसे जितने भी 3, 4, 5, 6 शब्द आज की चर्चा में आ सकेंगे उसका प्रयोग करेंगे। अब हम जिस विचार से प्रेरित हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, हम सबको बाकी सब लोग राष्ट्रवादी कहते हैं और हमारे कई लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। हम राष्ट्रवादी है, हिंदू राष्ट्रवाद हमारा है, तो राष्ट्रवादी विचार वगैरह बड़े तो गर्व से कहते हैं। अब ये राष्ट्रवाद शब्द वास्तव में हमारा नहीं है। हमारे यहाँ कोई राष्ट्रवाद नहीं था। हमारे यहाँ राष्ट्र है, राष्ट्रत्व है, राष्ट्रीय है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद कहाँ से आया? ये पश्चिम के नेशनलिज्म से आया है। पश्चिम के नेशन की कल्पना ये राज्याधारित है, नेशन स्टेट कंसेप्ट वहां पर है। इसलिए उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए अन्य देशों पर आक्रमण किए है, अत्याचार किए है, युद्ध लादे हैं। तो वहां के नेशनलिज्म का यह स्वरूप है। इसलिए वहां का नेशन और भारत का राष्ट्र कल्पना अलग है। भारत का राष्ट्र ये समाज, पीपल आर द नेशन, समाज आधारित है। और यहाँ के समाज का इतनी विविध भाषा बोलने वाला, विविध जातियों के नाम से जाना जाने वाला, विविध देवताओं की उपासना करने वाला, यह सारा समाज एक सूत्र उसके मन में है। वो सूत्र क्या है? एक पहचान को लेकर अपने आप को जोड़ता है। सारी इस पहचान को वो मेरी अपना मानता है। यह समाज है जिस भूमि पर रहा है, उस भूमि पर ऐसे अनेक प्रकार के पराक्रमी पुरुष, समाज सुधारक, साधु संत निर्माण हुए। उन सब के बारे में इसके मन में एक गौरव का भाव है। लेकिन उसका आधार मुख्यतः एक जीवन की दृष्टि है, व्यू ऑफ लाइफ है, जिसका आधार आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी आधारित जीवन का विचार ये केवल भारत की विशेषता रही हमेशा, बाहर कहीं नहीं है। इसके कारण ही वह उसके 4 प्रमुख जो लक्षण है या आधार स्तंभ कहेंगे, वो है, पहला है कि एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ईश्वर एक है, उसको बुलाने के नाम अनेक हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग भी अनेक हो सकते हैं। सभी समान है, ये केवल भारत मानता है। एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए विविधता में एकता देखने की दृष्टि भारत की है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं
कि अनेकता में एकता देखना और विविधता में ऐक्य प्रस्थापित करना, यही भारत के अंतर में पड़ा हुआ धर्म है। इसलिए भारत विविधता को भेद नहीं मानता और पराये को दुश्मन नहीं मानता। तो अनेक प्रकार के विविध रूपों में अंतर्गत रही एकता को देखने की, उसका उत्सव मनाने की दृष्टि भारत की रही है। मैं मणिपुर गया था, वहां के विद्यापीठ में मेरा भाषण था छात्रों के बीच में, और भारत की अवधारणा विषय था। मेरा परिचय करते समय उस वक्ता ने, प्राध्यापक ने थोड़े विषय का परिचय कराते समय ऐसा कहा भारत के बारे में, जो हम लोग भी कई बार कहते हैं। मैं भी पहले यही कहता था कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। ये सहज मानते थे, हम लोग कहते भी थे, बात सही है। ऐसा नहीं था कि मैंने यह बात वहां पर पहली बार सुनी थी, लेकिन पहली बार मुझे वो बात खटकी और मेरा क्रम आया तो मैंने कहा कि सज्जन ने जो कहा वो सही बात नहीं है। तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर, यह कहना ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है? तो मैंने कहा इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तो बच्चों ने तालियां बजाई। अब तालियां क्यों बजाई? तो उनके मन में भाव यह पड़ा होगा, उसको एक रेजोनेट हुआ एक बात से। तो हमारी यह विविधता में एकता देखने की संस्कृति है, इसलिए वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, यह हमारी विशेषता है। और तीसरी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और आगे विवेकानंद कहते हैं, डू इट आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और मेडिटेशन। एनी ऑफ दिस फोर और मोर और ऑल एंड बी फ्री। यानी भक्ति योग, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इसमें से कोई भी एक या अनेक या सभी, और मुक्त होना, यह कहा है। तो मेरी जो चेतना का विस्तार है, अंतस चेतना का, वह मैं, मेरा परिवार, मेरा आस पड़ोस, मेरा गांव, मेरा शहर, राज्य, देश, संपूर्ण मानवता, मानवेतर प्राणी सृष्टि और चराचर व्याप्त चैतन्य, यहां तक क्रमशः विस्तारित होते जाता है। वह एक स्पाइरल है, कंटिन्यूअस है। यह परस्पर कॉन्फ्लिक्टिंग अस्तित्व नहीं है, इसलिए वह एकात्म कहा गया है। और मुझे जो मेरा जो कॉम्बिनेशन है मेरे अंदर के डिविनिटी को व्यक्त करने का, वो 70% कर्मयोग किसी, या 20% ज्ञान योग, 5% ध्यान योग, कुछ भक्ति योग, ऐसा हो सकता है। हर एक ऐसा कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन है इन चारों में से है। प्रत्येक अलग अलग हो सकता है। ये प्रत्येक का रिलीजन है, ये प्रत्येक उपासना है। इसलिए हमारे यहाँ रिलीजन इज पर्सनल। इसलिए एक परिवार में अनेक प्रकार के देवताओं की उपासना, अनेक प्रकार के देवताओं के मंदिर में जाने वाले लोग हमको मिलते हैं। इसका सरल जो अनुभव ध्यान में आता है, हमारे जो पूजा घर में अनेक प्रकार की मूर्तियां, चित्र होते हैं। कोई बालक बालिका नए किसी आध्यात्मिक गुरु का चित्र लेकर आते हैं, तो उसके लिए वहां स्थान है, एकोमोडेशन है। थोड़ा बाजी चित्र बाजू में खिसका कर उसको वहां पर हम स्थान देते हैं। यह जो है, ये चारों बातों को लेकर एक भारत का एक दृष्टिकोण जीवन का बना है। यह भारत के सभी कोनों में रहने वाले, सभी भाषा बोलने वाले, सभी जातियों के नाम से जाने जाने वाले सभी लोग इसको अपना मानते हैं। इस अपनेपन के दृष्टिकोण से हम जुड़े हैं। यह हमारी पहचान है, यह हमारा राष्ट्र है। इस पहचान को दुनिया में हिंदुत्व कहा है, हिंदू कहा है। इसलिए इस राष्ट्र का नाम भी, राष्ट्र की पहचान भी, राष्ट्र का विशेषण भी हिंदू यह रहा है। ये राष्ट्रवाद नहीं है, यहाँ राष्ट्र है, राष्ट्रत्व है, राष्ट्रीयता है। राष्ट्र, तो ये हम अपने आप को राष्ट्रवादी कभी न कहें। अपने अपने पूजनीय सरसंघ चालक कुछ साल पूर्व यूके गए थे और वहां के विद्वान लोगों से उनके वार्तालाप का कार्यक्रम था। वार्तालाप के लिए जाते समय
उनको अपने इंग्लैंड के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोहन जी, यानी हिंदू नेशनलिस्ट वगैरह जो जो आरएसएस के चीफ वहां पर आ रहे तो क्या धारणा वहां पर होगी, उन्होंने कहा कि मोहन जी, while discussing, please avoid the word nationalism here, because in Europe, the word nationalism has a baggage of Hitler and Mussolini. यानी वो राष्ट्रवाद वहां भी अच्छा नहीं माना जा रहा है, लेकिन वहां पर है, यहाँ कभी भी राष्ट्रवाद नहीं था, इसलिए हम राष्ट्रवादी नहीं है, हम राष्ट्रीय है। इसलिए संघ के नाम में भी राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ नहीं कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा है। कांग्रेस पार्टी का भी मूल नाम है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कोई हमको आप राष्ट्रवादी हो, हम कहते हैं हम राष्ट्रीय है, और राष्ट्रीय होना ये गुणात्मक बात है। यह जो हम 4 बातें मैंने कही है, जो राष्ट्र की गुणात्मक पहचान है, इस पहचान को मेरे जीवन में उतारना, उसको पहले स्वीकारना, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना, उसका गौरव महसूस करना और उसको मेरे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में अभिव्यक्त करना, ये करना मतलब राष्ट्रीय होना है। अब राष्ट्रीय शब्द का हम लोग कभी-कभी एक भौगोलिक भी कनोटेशन हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है कई बार। एक मुझे यहाँ पर व्यक्ति मिले दिल्ली में, कहा कि आप रमेश जी हैं, एक वार्ड के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और एक आदेश गुप्ता जी है, जो दिल्ली राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और जगत प्रकाश जी नड्डा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसा बताया। तो मैंने कहा ये बात ठीक नहीं है, ठीक बात क्या है? तो रमेश वार्ड के अध्यक्ष है बीजेपी के, आदेश जी गुप्ता राज्य के अध्यक्ष है, जगत प्रकाश नड्डा जी ये अखिल भारतीय अध्यक्ष है, और तीनों राष्ट्रीय है, ऐसा मैंने कहा। तो वो चौंक गए एकदम। मैंने कहा हम चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय बने, तो राष्ट्रीय को भौगोलिक कनोटेशन तक हमने सीमित कर दिया है और राष्ट्रीय को राष्ट्रवादी कर दिया है। इसको हमको बदलना चाहिए और हम राष्ट्रीय है। तो हमारी बात हम राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किए बिना राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय राष्ट्रत्व का आधार लेकर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 2019 के चुनाव के बाद जो चुनाव के परिणाम आए, तो अपने संघ विचार से संबंधित एक संस्था के दफ्तर में मैं गया था। वहां उनकी एक मैगजीन निकलता है, तो हिंदी अंग्रेजी में जो पत्रिका निकलती है, उसके मुखपृष्ठ पर नरेंद्र मोदी जी का फोटो था, फूलों के हार उनके गले में थे, और उन्होंने जो अंग्रेजी पत्रिका का शीर्षक था वह था उनके कवर पेज पर कि विक्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, और हिंदी में था राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता की विजय। मैंने उनसे फिर इस विषय की चर्चा की और मैंने कहा मैं अगर संपादक होता तो आपको जो कहना है वही बात मैं इस तरह कहता। मैं कहता अंग्रेजी में विक्ट्री ऑफ नेशनल एक्सप्रेशन, और हिंदी में कहता कि राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता की विजय। बात वही आ रही है, लेकिन इसके बारे में हम जागरूक न होने के कारण ऐसे है नहीं, ये डीकोलोनाइजिंग करना है नहीं, क्या करना है, ऐसे खूब महत्व के शब्द है कुछ, उन शब्दों को हमने हमारे नहीं ऐसे शब्दों को अपना कर अपना लिया है। तो हम अपने शब्दों के माध्यम से अपनी बात कहने का आग्रह करेंगे तो धीरे धीरे इन सब का हमारी मानसिकता पर भी परिणाम होगा, हमारे स्वभाव पर भी परिणाम होगा। ऐसा एक शब्द है सहिष्णुता, टॉलरेंस, इनटॉलरेंस खूब चल रहा था, हम सहिष्णु सहिष्णु वगैरह खूब खूब बात करते हैं। अब ये शब्द बहुत अच्छा, बड़ा व्यापक है, बड़ा उदार है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। वास्तव में सही में ऐसा है क्या? बीच में जब ये अवार्ड वापसी वगैरह सारा ये चक्र चल रहा था, तब एक चैनल पर हमारे कार्यकर्ता बात करने गए थे, वामपंथी विचार के लोग थे, वो यह कहने के लिए आए थे कि आप तो इनटॉलरेंट हो। इनको काम था, इन्होंने कहना नहीं कि हम टॉलरेंट हैं, ऐसा कहना, तब कुश्ती आगे बढ़ेगी। लेकिन तो वामपंथी विचार के लोगों ने तो कहा कि आप तो इनटॉलरेंट हो, और इसने कहा कि हमको टॉलरेंट बनना ही नहीं है। तो बात बड़ी पेश में पड़ गई, तो बात आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर उसने कहा इसका कारण ऐसा है कि वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑलवेज टू बी ट्रू। यह भारत का विचार है। सहिष्णुता कहाँ से आई?
तो 1893 में स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे, वहाँ के सर्वधर्म परिषद में उनका जो भाषण हुआ था, तो दुनिया भर के रिलीजन्स के लोग वहाँ पर आए थे। सब लोग अपना ही रिलीजन श्रेष्ठ है, मेरा ही श्रेष्ठ है, बाकी सब झूठे, यही कहने के लिए, यही मानते भी थे। और मेरे रिलीजन को फॉलो करोगे तो ही स्वर्ग में पहुंचोगे, बाकी सब नरक में ही जाएंगे, ऐसा भी मानते थे। उनको नरक में जाने से बचाने का पवित्र कार्य मुझे ही करना है। उसके दो ही मार्ग है, या कन्वर्ट देम बाय फ्रॉड, फोर्स, एल्यूरमेंट, और जस्ट किल देम। उसमें कुछ लोगों को लगा कि मारना वगैरह अच्छा दिखता नहीं है, मारना तो चाहते हम, लेकिन थोड़ा फिर उसमें से उदार लोगों ने कहा लेट अस टॉलरेट देम। तो टॉलरेंस वाली बात यहां से आई है। तो टॉलरेंस शब्द में ही इनटॉलरेंस की बो वास्तव में आती है। उस समय विवेकानंद ने जो कहा, उनका वाक्य ऐसा है, उन्होंने कहा कि वी गो, तो स्वामी जी का वाक्य, वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस। तो वहां स्वामी जी का वाक्य ऐसा है कि मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गर्व है जिसने संसार को सभी रिलीजन्स को मान्यता प्रदान कर स्वीकार करने की शिक्षा दी है। हम लोग सभी रिलीजन्स के प्रति केवल सहिष्णुता में ही नहीं विश्वास करते, परंतु समस्त रिलीजन्स का स्वीकार भी करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे आपसे यह निवेदन करने में गर्व होता है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द एक्सक्लूजन के लिए कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि हम किसी को एक्सक्लूड करते ही नहीं है। वी एक्सेप्ट ऑल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः वसुधैव कुटुम्बकम। ये जो है, तो इसलिए हम सहिष्णुता की अगर बात नहीं है, हम तो सबको साथ लेकर चलने की बात ही करते हैं। यह भारत की बात है। इसलिए भारत का विचार में सहिष्णुता से भी अधिक बात है कि सबको साथ लेके चलना, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, ये बात है। तो ऐसे कुछ शब्द है, मैं कुछ संक्षेप में बात कर रहा हूं। एक और शब्द ऐसा है कि जो हमारे लोग खूब अनेक बार प्रचलित करते हैं। लोगों ने हमको ऐसा कहा कि हमारी हिंदुत्व विचारधारा है, तो हमारी विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा, ऐसा बड़े हम अपने भाषणों में, लेखों में लोग लिखते हैं। ये विचारधारा शब्द भी हमारा नहीं है, ये आया है आइडियोलॉजी से। उनकी आइडियोलॉजी जो बात है, क्योंकि पश्चिम के इज्म में एक प्रकार का दूसरों पर अपनी बात को जबरदस्ती थोपने की टेंडेंसी होती है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो ये आइडियोलॉजी में एक प्रकार के धारे, मतलब दो भाग है, ये हम है, ये आप है, दूसरे हैं। और हम तो किसी को छोड़ने वाले नहीं है वास्तव में। तो हमारा क्या है, तो हिंदुत्व की विचारधारा नहीं है, तो हिंदुत्व दर्शन है, हिंदुत्व फिलॉसफी है, एक विचार है, दृष्टि है। तो इस से हम अपनी सारी बात कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे चिंतन में, दृष्टि में, हम तो ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत चर अचर सभी को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। वहां छोड़ने की बात कहाँ आई? इसलिए हमारी विचारधारा नहीं है। हिंदुत्व चिंतन में ऐसा कहा गया है, हिंदू दर्शन यह कहता है, हिंदू फिलॉसफी में यह बात मानते हैं। इस तरह से भी हम अपनी बात कह सकते हैं। हम हमारे शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। एक और शब्द है जो हमारे लोग खूब उपयोग करते हैं, गर्व से करते हैं, वो है कट्टर। मैं कट्टर हिंदू हूं, ऐसा कहते हैं। संघ के स्वयंसेवक, मैं कट्टर स्वयंसेवक, ऐसा कहते हैं। मुझे एक व्यक्ति मिला, युवक था, उसने एक जर्सी पहनी थी, उस पर कट्टर हिंदू ऐसे लिखा था, बड़े गर्व से। लोगों ने हमको कहा कि आप कट्टर हो, हम भी कहते कट्टर है। ये कट्टर शब्द ये भारतीय नहीं है। आप अगर गूगल करोगे, शब्द डालोगे कि फंडामेंटलिज्म को हिंदी में क्या है कहते हैं, तो कहा है कट्टरवाद, आप देखेंगे तो कट्टर मतलब फंडामेंटलिस्ट है, ये अपना विचार नहीं है। ठीक है ना? फंडामेंटलिस्ट एक पुस्तक है, उस पर लिखे कुछ शब्द है, उसको लेकर ही चलना और कुछ सोचना नहीं।
यहाँ से फंडामेंटलिज्म आया है। तो भारतीय कई संकल्पना में दूर दूर से भी फंडामेंटलिज्म नहीं है। तो कट्टर शब्द का बोले कि हम खूब कर रहे हैं, हम कट्टर नहीं है। और क्या शब्द हमारा शब्द हो सकता है जो हम भाव व्यक्त करना चाहते हैं? ये कर्मठ हिंदू है कह सकते हैं, ये आग्रही है, ये बहुत आए तो ये एंग्री हिंदू हो सकता है, लेकिन कट्टर नहीं हो सकता। संघ स्वयंसेवक भी निष्ठावान होगा, नियमित होगा, सक्रिय होगा, दायित्ववान होगा, कर्मठ हो सकता है, कट्टर नहीं हो सकता। लेकिन संघ स्वयंसेवक भी अपने आप को कट्टर कभी कभी कह लेते हैं। तो ऐसे शब्दों से हमको निजात पाना, हम अपनी बात को अपनी अपनी शब्दावली में कहने का आग्रह रखना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डीकोलोनाइजेशन, ऐसा मुझे लगता है। दो शब्द ऐसे हैं कि जो अवधारणा ही भारत के बाहर की, एक है सेकुलरिज्म। अब उसको हम अपने यहाँ अनेक प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं, आग्रहपूर्वक अपनी भाषा में परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, सर्वधर्म समभाव करते हैं, धर्मनिरपेक्ष कुछ भी कहते हैं, तो स्टिल यू कैनॉट कन्वे द मीनिंग एक्चुअली, क्योंकि सेकुलरिज्म यह अवधारणा ही पश्चिम की है। वहां पर एक थियोक्रेटिक स्टेट के रिएक्शन में रिलीजन को, तो रिलीजन से जीवन के कुछ अंगों को सेपरेट करने के लिए सेकुलरिज्म आया। उन्होंने सभी मत समादर वगैरह मान्य कर, ऐसा वहां बिल्कुल नहीं है। भारत के संविधानकर्ताओं को सेकुलर की शब्द का अर्थ पता था, इसलिए संविधान सभा में इसकी चर्चा होकर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, स्वीकृत हुआ। इसकी भारत में आवश्यकता नहीं है, नहीं स्वीकार करेंगे। 1976 में चुप कैसे, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी आवश्यकता के, बिना किसी के मांग के जबरदस्ती से लाया गया। मैंने लोगों से पूछता हूँ ऐसा क्यों लाया गया, कारण बताइए, किसी के पास उत्तर नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा सबसे निवेदन है कि सेकुलरिज्म का किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद संभव नहीं है, तो सेकुलरिज्म ऐसा ही लिखिए तो बात जल्दी समझ में आएगी। सीधी बात, ये सेकुलर है, सेकुलर लिखिए, क्योंकि सर्वधर्म समभाव ये मूल सेकुलर का अर्थ ही नहीं है। ऐसे एक शब्द कन्वर्शन है, हम यहाँ धर्मांतर कहते हैं, मतांतर कहते हैं, तरह तरह से। कन्वर्शन की कल्पना भारतीय अवधारणा में नहीं है, इसलिए कृपया कन्वर्शन को कन्वर्शन ही लिखिए। क्योंकि कन्वर्शन में क्या आता है, द ओनर्स ऑफ कन्वर्टिंग लाइज ऑन द प्रीस्ट, वो हिसाब करता है कितने मेरे फ्लॉक में आए, उसके अनुसार उसको भत्ता मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है, उसके लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। सबसे पहला एंटी कन्वर्शन बिल ये 60s में आया था, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के सरकार ने उसको पारित किया था। तो अब केंद्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो जिस न्यायमूर्ति भवानी शंकर नियोगी के कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर यह बना था, वो रिपोर्ट सबने पढ़ना चाहिए। तो कन्वर्शन का अर्थ क्या होता है वो ध्यान में आएगा। भारत में किसी व्यक्ति और किसी महापुरुष के संपर्क में आता है, उनसे प्रभावित होता है और उनका अनुयायी बनने का वो स्वीकार करता है, उनका फॉलोअर बनता है। यह सहज प्रक्रिया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। इसलिए सनातन वैदिक परंपरा के परिवार में कोई लड़का स्वामीनारायण की कंठी बांधता है तो वो अलाउड है, आगे चलता है। धीरे धीरे बाकी लोग भी थोड़ा दोनों का मिलाकर कुछ न कुछ उपक्रम अपने घर में चालू कर दे, ऐसा मैंने कई घरों में देखा है। तो मतांतर कहेंगे, धर्मांतर शब्द ठीक नहीं है, ये खूब सहज है। यहाँ पर क्या है, कोई अपना मत बदलना, द ओनर्स लाइज ऑन द डिसाइपल। मुझे ये इन्होंने अच्छा बात कही है, प्रभावित किया है, मैं प्रभाव में आया हूँ, समझ में आया है मुझे, इसलिए मैं मेरा मत बदल रहा हूँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे प्रभाव में आकर कोई ईसाई बन जाते हैं। महाराष्ट्र के रानडे जी थे, लेकिन वो उन्होंने अपना रिलीजन बदलने के बाद भी उनके देशभक्ति पर गीत इतने अच्छे आते थे। तो कन्वर्शन का अर्थ ही अलग है,
इसलिए कन्वर्जन शब्द को हम अपनी भाषा में अनुवादित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ शब्दों के बारे में जो मेरे मन में मुख्यतः बात आ रही थी, इसलिए अभी इस आज की इस चर्चा सत्र का शीर्षक क्या रखना, इस पर भी हमारी चर्चा हुई। डीकोलोनाइजेशन को क्या तो उपनिवेशवाद वगैरह ऐसा कुछ कहने का लोगों ने प्रयत्न किया। तो मैंने कहा कि एक्चुअली ये कॉलोनाइजेशन ये कल्पना भी हमारी नहीं है। तो जो एक पुस्तक जिसका नाम है ग्लोबल पैरासाइट्स, उसका सब टाइटल है 500 years हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। तो पैरासाइट्स क्या होते, तो उन्होंने कहा ये ऐसे जीव जो दूसरों का शोषण करके अपना पोषण करते, उनको पैरासाइट्स कहते हैं। तो जिनका शोषण करना है उनको ये पैरासाइट्स मरने नहीं देते हैं। अगर वे मर जाएंगे तो इनका पोषण नहीं होगा। उनको वो पुष्ट होने देते हैं ताकि उनका और अधिक शोषण हम कर सके, परंतु उनको उतना स्वतंत्र नहीं देते, उनको उतना पुष्ट नहीं होने देते हैं कि वो स्वतंत्र हो जाए। ऐसा उन्होंने उस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है। आगे उन्होंने कहा है ये जो सो कॉल्ड वेस्ट है, जो मानसिकता है, इनका आर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन केप्ट ऑन चेंजिंग। फर्स्ट इट वाज रिलीजन, देन इट वाज एम्पायर, नाउ इट इज WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो ये कॉलोनाइजेशन के माध्यम से शोषण करना, जो भी पश्चिम के जो समृद्ध राष्ट्रों का इतिहास देखेंगे तो ऐसे उपनिवेशों के कॉलोनीज का शोषण का प्लंडर एक्चुअली किया है के आधार पर ही वहां पर सारी समृद्धि बढ़ी है। भारत के लोग दुनिया में व्यापार करने के लिए खूब पहले से जाते रहे हैं। अंगस मेडिसन ने कहा है कि 1700 वर्षों तक, ईस्वी सन 1 से 1700 तक भारत का विश्व व्यापार में सहभाग सर्वाधिक था। हमारे लोगों ने वहां कॉलोनीज नहीं बसाई, गुलामों को लेकर नहीं उनका व्यापार नहीं किया। हमारे लोगों ने वी क्रिएटेड वेल्थ देयर, उनको कल्चर बनाया, उनको हमने अधिक खेती सिखाई, कपड़ा पहनना सिखाया, जीवन जीना सिखाया, जीवन का दृष्टिकोण सिखाया। यह भारत की परंपरा रही है। इसलिए कॉलोनाइजेशन ये भारतीय विचार नहीं है। तो कॉलोनाइजेशन से क्या होता है यह अगर बताना है तो हम उसी शब्दों का प्रयोग करें, जैसे हम सेकुलरिज्म कह रहे हैं, कन्वर्शन के लिए कह रहे हैं, इस प्रकार से। तो ये मुख्य बात है। अब ये राष्ट्रवाद की बात जो आई है उसको लेकर मैं अंतिम कुछ 5 मिनट बात करूंगा। अभी ये 2014 के चुनाव के पश्चात जो एक जिस विचार के लोग सत्ता में आए हैं, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, चेंज आया है। और भारत पहली बार अपने आप को भारत के नाते एसर्ट कर रहा है, महत्व की बात है। तो भारत की विदेश नीति, भारत की सुरक्षा नीति, इन सब में बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आया है, ध्यान में आ रहा है। एक अर्थ में भारत का जो स्वत्व है, स्वत्व प्रकट हो रहा है। इस स्वत्व को स्वीकार, मान्यता दी है। अब तक ये भारत में, इस भारत की जो पहचान है, जो भारत है, उस भारत को नकारने की बात चल पड़ी थी। और हम जो वास्तव में हैं उसको नकारना, यानी अपने आप को लिबरल, इंटेलेक्चुअल, प्रोग्रेसिव कहना, और भारत की बात कहने वालों को दकियानुसी, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, कम्युनल, सांप्रदायिक, डिविजिव, ऐसे एक नैरेटिव एक समाज में निर्माण करने का प्रयत्न हुआ। ये हम सब देखते हैं। इसलिए अब ये भारत का जो स्वत्व जागृत हो रहा है, भारत का स्वभाव धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। आजकल इसको सुपर नेशनलिज्म वगैरह का शब्द प्रयोग भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि नेशनलिज्म भी उनका ही विषय है, शब्द है। और इस भारत के स्वत्व को महत्व नहीं देते हुए, नकारते हुए यह प्रकट न हो, इसके लिए सारे प्रयास होते रहे हैं। तो वास्तव में यह नेशनलिज्म वगैरह नहीं है, ये भारत का स्वभाव है। ये भारत जो स्वतंत्र हुआ, स्वदेशी की बात, इसमें जो स्व का उल्लेख है, रविंद्रनाथ टैगोर का स्वदेशी समाज नाम का निबंध है, इसमें भी स्व की बात कही है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनलिज्म का विरोध किया, ये बात सही है।
लेकिन वो पश्चिमी नेशनलिज्म का विरोध किया है। तो ये जो आजकल जो लोग चर्चा करें टैगोर का उल्लेख लेकर, टैगोर ने भी राष्ट्रवाद का विरोध किया था, वो पश्चिम के नेशनलिज्म का विरोध किया था। वास्तव में टैगोर के संपूर्ण स्वदेशी समाज में उन्होंने इस स्व के प्रकटन पर इतना आग्रह दिया है। उन्होंने पहले कहा है कि पहले हम जो है वो बने, ये कहा है। फर्स्ट वी हैव टू बी व्हाट वी आर, और व्हाट वी आर इस पर सारी उन्होंने जो 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 चर्चा की है, ये महत्व की बात है। इसलिए यह स्वत्व का प्रकटीकरण, इसको इस प्रकार के तो इस स्वत्व के प्रकटीकरण का विरोध करने वालों के बहकावे में हम न आए और हम अपनी परिभाषा के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से अपनी बात कहने का आग्रह रखें, तो यह राष्ट्र का भाव ये प्रकट होगा। राष्ट्र जगेगा। राष्ट्र जगना यानी इस राष्ट्रीय जो पहचान की बात मैंने की है, जिस पहचान से यह राष्ट्र एक बना है, जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, उस राष्ट्र उस पहचान को स्वीकार करना, उसके बारे में गौरव महसूस करना, उसको समाज में आचरण से प्रतिष्ठित करना, अपने आचरण से उस भारत के पहचान की रक्षा करना, यह हमारा काम है। यह करना मतलब राष्ट्र को जगाना है। इसलिए गीत में कहा है कि जैसा जैसा मेरा राष्ट्र जगेगा, तसा तसा सारा तमसा हटेगा। यहाँ मैं रुकता हूँ। एको ही शब्द सम्यक ज्ञात्वा, महाभाष्य इसकी इस पंक्ति से और संपूर्ण इस कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाला यह व्याख्यान बहुत सारे हमारी जो धुंध थी, दृष्टि पर धुंध थी, उस धुंध को मिटाने वाला है। और इसलिए अभी तक कोई बहुत प्रश्न आए हैं ऐसा नहीं है, और जो प्रश्न आए हैं 3-4 वो प्रश्न भी ऐसे हैं जो इस विषय से संबंधित होंगे तो लीजिए जी, जिनका ये तो उत्तर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तथापि एक दो उल्लेख करने योग्य है। संभवतया इस पर थोड़े और स्पष्टीकरण की अपेक्षा होगी लोगों को। एक ब्रजेश पांडे जी का प्रश्न है, क्या राष्ट्रवाद नकारात्मक शब्द है? हाँ तो भी नहीं। यदि राष्ट्रवाद अभी राष्ट्रभक्ति को डिफाइन करता है तो अपनाने में क्या समस्या हो सकती है? मुझे लगता है ये प्रश्न थोड़ा स्पष्टीकरण मांग रहा है। एक ऐसा ही प्रश्न है, विविध शब्दों की चर्चा जब आप कर रहे थे उस बीच आया है कि दलित शब्द भी हमारा नहीं है। राकेश मंजुल जी का प्रश्न है, एक और शब्द भाषा के विषय में वर्नाकुलर है, कृपया इन शब्दों के संबंध में भी प्रश्न करें। केवल एक विषय लूंगा मैं अभी फिलहाल, तो बाकी ठीक है, मतलब ठीक है। तो राष्ट्रवाद नकारात्मक ऐसा नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के पीछे का भाव है वो भारतीय कल्पना का नहीं है। तो उन्होंने यानी हमको राष्ट्रवादी नहीं कहा, तो हमको लोगों ने कहा, हमने स्वीकार कर लिया एक समय में। यानी शायद 5 साल पहले मेरे भी बौद्धिक में राष्ट्रवाद शब्द आया होगा, कि जब से मेरे बात ध्यान में आई तब से मुझे ये बात थोड़ी खटकने लगी, और मैं इस पर सावध भी हूं। और राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किए बिना भी हम अपनी सारी बात कह सकते हैं कि नहीं, तो मेरा अब तक का अनुभव है हम कह सकते हैं। लोग इसको समझ सकते हैं कि नहीं, लोग समझ सकते हैं, देयर इज नो कंफ्यूजन। इसलिए अगर राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किए बिना हम अपनी बात अपने भारतीय मूल के शब्दों के आधार पर, भारतीय शब्दों की अवधारणा है उनके आधार पर कर सकते हैं, तो उसका आग्रह अपना बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। एक और प्रश्न है, और
वह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों को अनुभव में आया है कि शब्दावली में परिवर्तन आवश्यक है, किंतु जो शब्दावली चली आ रही है इसमें परिवर्तन का मार्ग क्या होगा, रास्ता क्या होगा? अपने लेखने में, बोलने में इसको लाना पड़ेगा। जो जो और जो इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग कर रहे हैं, परंपरा से कर रहे हैं, उनको है ये भावना से न देखते हुए उनको पास बिठाकर समझाना। इस बात को आप अगर इस शब्दों को टालते हुए, क्योंकि शब्द अपना नहीं है, हम बात कह सकते कि नहीं। तो जैसा मैंने बताया कि विक्ट्री ऑफ नेशनलिज्म के बदले विक्ट्री ऑफ नेशनल एक्सप्रेशन कहने से बात तो करने हो रही है ना। तो ये अपना आग्रह इस प्रकार का बढ़ना चाहिए। दलित शब्द, वर्ण शब्द हमारे नहीं है, इन शब्दों को टालकर भी हम अपनी बात स्पष्ट कह सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों के आधार पर अपनी बात स्पष्ट करने में कोई कमी नहीं रखनी है, गोल गोल बातें नहीं करनी है, लेकिन हम अपनी शब्दावली के माध्यम से अपने भारतीय परंपरा, क्योंकि शब्दों का एक वजन होता है, शब्दों की एक आत्मा होती है, शब्दों का एक ध्वनि होता है, थोड़ा पढ़ना होता है। मैं अगर अपने आप को कट्टर हिंदू कहता हूं तो मुझमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े फंडामेंटलिस्ट भाव आ सकते हैं। मैं कट्टर स्वयंसेवक करता हूं तो थोड़े आ सकते हैं, संभावना है, देयर इज पॉसिबिलिटी, क्योंकि शब्दों का स्वभाव पर परिणाम होता है। हम कर्मठ कहे, आग्रही कहे, निष्ठावान कहे तो भाव आएगा। आपको कहना वही वास्तव में है, ठीक है ना। यानी अंग्रेजी में वो फंडामेंटलिस्ट, उसको कट्टर शब्द फंडामेंटलिस्ट है, ये जानकारी नहीं है। इसलिए अगर हमारे शब्दों का, और हमारे यहाँ अनोइंगली आ गए हैं, बहुत अंदर तक आ गए हैं, लेकिन हम योजना करेंगे। अब जैसे इजराइल देश में 1800 वर्षों के बाद दुनिया के अनेक देशों से लोग वहां पर आए, हिब्रू भाषा तो थी ही नहीं, जानने वाले कितने कम लोग थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और आग्रह रखा, खोज की। अब इजराइल में पढ़ने वाले लोगों को जाने वाले हिब्रू सीखनी पड़ती है। सारा विज्ञान वगैरह सभी शिक्षा उनकी अपनी भाषा में हो सकती है। तो हम भी सारा कर सकते हैं, क्योंकि हमको आदत पड़ गई है, इसलिए हम ऐसा करेंगे, करते रहेंगे। ऐसा सोचने के बदले जिस दिन पता चला ये शब्द मेरा नहीं है, मैं भी इसके पहले, मतलब मुझे 2-3 साल से ये विषय मेरे मन में चल रहा है, उसके पहले मैंने भी इन शब्दों का उपयोग खूब किया है। इतना मुझे खटकता है और मैं अपने आप को इस प्रकार चेंज कर रहा हूँ। अब मेरे बोलने में शब्द कभी आता नहीं, फिर भी मेरे लेखों में और मेरे संभाषणों में, भाषणों में फिर भी मेरी बात मैं स्पष्ट कह सकता हूँ। इसलिए अपना ये आग्रह आगे और बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसकी हम चर्चाएं करेंगे, अनेक लोग इसको बदलेंगे। अभी कई परिवारों में मैं कहता हूं कि आधा घंटा बैठकर अपनी मातृभाषा में ही बात करनी है, अंग्रेजी का एक भी प्रयोग नहीं करना है। नहीं कर सकते हैं, लेकिन आग्रह करेंगे धीरे धीरे तो फिर अभ्यास होगा, शब्द सूझेंगे, लोग शब्दों को खोजेंगे, सुझाव देंगे, ठीक है ना। और बहुत बहुत आनंद आएगा। फिर अपनी ही कम से कम आधा घंटा हम अपनी सारी बातें अपनी भाषा के शब्दों के माध्यम से कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारा आग्रह छूट गया है। इसलिए ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है वगैरह, इस मानसिकता से बाहर आकर, और ये किसी का विरोध नहीं है, यह स्वत्व का प्रकटीकरण, इतनी बात केवल है और कुछ नहीं। चलिए तो यहाँ रुकेंगे। एक और प्रश्न है, थोड़ा अच्छा, समय बचा है तो उसको ले सकते हैं। हाँ, प्रश्न सामान्य रूप से है कि 60 के दशक के बाद जिनका जन्म हुआ है, हाँ, उन्होंने जो स्वतंत्र भारत में कांग्रेस नीति सरकार की शिक्षा नीति थी, उसी शिक्षा नीति के अंतर्गत अध्ययन किया है। तो अतः उनको राष्ट्रीय शिक्षा का संदर्भ ही नहीं पता है, राष्ट्रीय शिक्षा से परिचय ही नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए की दृष्टि से शिक्षा क्षेत्र में समग्र परिवर्तन नहीं होना चाहिए?
यद्यपि प्रश्न तो चल रहा है कोई नई शिक्षा नीति की बात चल रही है ना जी, उसमें सारी बातें शायद आएगी, लेकिन सारी बातें सरकार ने क्यों करनी चाहिए, तो कुछ बातें परिवार ने करनी चाहिए। योगी अरविंद का अगर आप जीवन पढ़ेंगे तो भारतीय विचार संस्कार की छाया भी न पड़े इसके लिए उनके बचपन से दाई हो, सारी शिक्षा उनकी बाहर हुई, लेकिन वो इतने डीपली रूटेड भारतीय चिंतन में ऐसे व्यक्ति मिले, तो इसलिए अरे सरकार के माध्यम से जो होना चाहिए वो तो शायद सरकार भी प्रयत्न कर रही है। नई शिक्षा नीति में शायद इन बातों का समावेश होगा, ऐसे हम आशा करते हैं। जब आएगी तब आएगी। उसका जो ड्राफ्ट वगैरह सारा आया है उसमें काफी सारे सुझाव आए हैं, लेकिन तब तक परिवार भी अपने अपने परिवारों में, घरों में ऐसी बातें करते हैं। तो ये भी एक पहली शिक्षा तो बच्चों की परिवार में ही होती है। धीरे धीरे इसके माध्यम से ये कर सकते हैं। अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं, अनेक आध्यात्मिक संगठन है, इनके माध्यम से भी, इनके हजारों लाखों फॉलोअर्स है, उनके माध्यम से भी ये बातें हो सकती है, हो रही है, एक्चुअली हो रही है। चलिए ठीक है। एक दृष्टिकोण निर्मित कैसे होती है, किस प्रकार से कॉलोनाइजेशन आप ठीक है शब्दों का प्रयोग करते हुए शब्दों के अर्थ को सामने न प्रस्तुत करते हुए उनको छिपा करके हमारे जीवन के अनुकूल परिस्थितियों के नजदीक खड़ा होता है और वायरस की तरह हमारे इम्यून सिस्टम को दूषित कर देता है, प्रभावित कर देता है। उसके लिए ऐसे तमाम शब्दों के वायरस जिन्होंने भारतीय मन मेधा को दुष्प्रभावित किया है, कॉलोनाइज्ड किया है, उनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि उन शब्दों को जिस रूप में प्रयुक्त किया गया है उसका संस्कार किए बिना ही यूज किया जाए। अब संस्कार किए बिना जब उनका उपयोग करेंगे तो उनका जो मूल अर्थ है वह समझ में आएगा। जब मूल अर्थ समझ में आएगा तो हम उससे अपने मन मेधा को बचा सकेंगे। इस प्रकार से मानस और बुद्धि, इसके संस्कार के लिए जो भारतीय दृष्टिकोण है, शब्द प्रयोग का संस्कार करना चाहिए, शब्द शोधन करना चाहिए, शुद्ध शब्दों का और सम्यक विचार करते हुए प्रयोग करना चाहिए। यहां से प्रारंभ करके एक एक शब्द के पुंखानुपुंख विवेचन के साथ भारतीय जन के मानस और मेधा के डिकॉलोनाइजेशन के पथ को हमारे सामने अत्यंत स्पष्टता से प्रस्तुत किया आपने। इसके लिए भारतीय शिक्षा मंडल की ओर से और जो श्रोता और दर्शक विविध माध्यमों से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब की ओर से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इस गहन विषय पर और अपूर्व दिन, फिर आपकी बात को ही उधार लेकर के कह रहा हूं कि योग दिवस की पूर्व संध्या पर जो आपके इस व्याख्यान से योगा योग उपस्थित हुआ है, उसके लिए हम सब आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त करते हैं।